गोदान में पीढ़ी संघर्ष। गोदान 1936 ईस्वी की उपन्यास है। यह दौर भारत के इतिहास का एक तीव्र संक्रमण काल था, जिसमें मध्यकालीनता के अवशेष छिन्न भिन्न हो रहे थे और आधुनिक शक्तियां पहली बार अपनी पैठ बना रही थी। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, ग्रामीण संरचना और सामंतवाद जैसे तत्व धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे, जबकि उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था, शहरी सामाजिक संरचना और पूंजीवाद जैसी संरचनाएं उभर रही थी। जब समाज में इतनी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हों तो स्वाभाविक है कि पीढ़ियों के मध्य वैचारिक संघर्ष पनपेंगे ही। पीढ़ी संघर्ष का मूल कारण यह है कि पुरानी पीढ़ी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहती और नई पीढ़ी नए प्रयोग करना चाहती है, अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। चूंकि गोदान अपने समय का महाकाव्यात्मक उपन्यास है, इसीलिए स्वाभाविक ही है कि इस समय अन्य समस्याओं के साथ साथ पीढ़ी संघर्ष की भी संघर्ष उपस्थिति है। गोदान में पीढ़ी संघर्ष यूं तो कई चरित्रों के माध्यम से दिखाया गया है, किंतु सभी का महत्व बराबर नहीं है। भोला और उसकी पुत्री झुनिया की टकराहट में विधवा नारी की स्वतंत्रता के तनाव की गूंज सुनाई पड़ती है, तो मथुरा और उसके पिता में दहेज के मुद्दे पर टकराव दिखता है। इसी प्रकार सरोज और उसके पिता में लड़कियों की स्वतंत्रता के बिंदु में तनाव है, तो राय साहब और उनके बेटे में विवाह के निर्णय को लेकर टकराहट है। दाता दीन, माता दीन तथा सिलिया और उसके पिता माता के विचारों में भी पीढ़ीगत अंतराल नजर आता है। सच कहें तो प्रेमचंद ने गौण रूप से इन सभी चरित्रों को पीढ़ी संघर्ष का माध्यम बनाया, किंतु इसके विस्तृत अभिव्यक्ति होरी और गोबर के माध्यम से दिखाई है। होरी और गोबर एक पीढ़ी इस संघर्ष वस्तुतः ढहते हुए सामंतवाद और उभरते हुए पूंजीवाद के मूल्यों का संघर्ष है। होरी पारंपरिक किसान है जो धर्म, बिरादरी और मर्यादा से डरता है। संयुक्त परिवार तथा धार्मिक आस्था जैसे मूल्यों को जीवन का सार तत्व समझता है तथा समाज के दबाव की जकड़न के कारण यथा स्थितिवादी मानसिकता का शिकार है। इसके विपरीत गोबर उस पीढ़ी का प्रतीक है जिसने औद्योगिकीकरण, पूंजीवाद, नागरीकरण तथा लोकतंत्र की उभरती हुई दुनिया में अपनी आंखें खोली है। भौतिकवाद ही लोकवाद, समानतावाद, स्वतंत्रता, न्याय जैसे आधुनिक मूल्यों के पक्ष में बहुत सी बातें सुनी है। यह पीढ़ी अपने शोषण और दमन को नियति मानकर झेलने को तैयार नहीं है, वरना उभरते हुए पूंजीवाद से पैदा हुए अवसरवाद को बुनकर अपनी स्थिति बदल डालना चाहती है। स्वाभाविक है कि ऐसी दो पीढ़ियां यदि साथ साथ उपस्थित होगी तो उनमें टकराहट होगी ही। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा भी है कि होरी और गोबर की बातचीत एक पिछड़े हुए किसान और अपने अधिकार को पहचानने वाले आगे बढ़े एक नए किसान की चेतना की टक्कर है। होरी और गोबर की पीढ़ीगत टकराहट निम्नलिखित बिंदुओं पर दिखाई पड़ती है। होरी स्वाभाविक रूप से एक स्थितिवादी चरित्र है, जबकि गोबर विद्रोही मानसिकता का युवक है। उदाहरण के लिए होरी भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है। गोबर सांवला, लंबा, इकहरा युवक था जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। होरी की ये मान्यता है कि ऊंच नीच या विषमताएं ईश्वर द्वारा निर्मित है तथा हमारे ही कर्मों का परिणाम है। ये मान्यताएं उस यथार्थवादी तथा स्वीकारी बना देती हैं, जब कि आधुनिक विचारों से प्रेरित गोबर जैसे युवक इस दृष्टिकोण का विरोध करते हैं। होरी छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है उन्होंने पूर्वजों में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं, हमने कुछ नहीं साचा तो भोगे क्या। गोबर यह सब मन को समझाने की बात है। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों की कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है। होरी उस पीढ़ी का प्रतीक है जो समाज के समक्ष व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानती। बिरादरी और मर्यादा का दबाव होरी पर इतना अधिक है कि वह हर अन्याय सहने को तैयार है, किंतु विद्रोह करने को नहीं। इसके विपरीत गोबर की दृष्टि में बिरादरी और समाज सब पैसे के समान निरर्थक व महत्वहीन है। होरी हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते।
गोबर रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम है, न जात बिरादरी का दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। होरी सामंतवादी समाज के अनुरूप संयुक्त परिवार व्यवस्था में अखंड विश्वास रखता है। उसका परिवार अपने भाइयों से बेशक अलग हो, किंतु उसका मन संयुक्त परिवार के ही मूल्यों से निर्मित है। इसके विपरीत गोबर का दृष्टिकोण पूंजीवादी और नगरीय संरचना के कारण एकल परिवार के पक्ष में दिखता है। होरी अपने भाई लाख बुरे हो है तो अपने भाई ही अपने हिस्से बखेरे के लिए सब लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़ी ही बढ़ जाता। गोबर क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं है? अगर झुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। होरी धर्म में अखंड आस्था रखता है और यही धार्मिक आस्थाएं उसके निरंतर शोषण व पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार हैं भी। गोबर इस बात को समझाता है कि धर्म उच्च वर्गों का एक उपकरण है, उसके माध्यम से वे शोषण और दमन को वैध बनाते हैं। होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उसे ज्यादा चिंता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़कर निकलेगी। गोबर यह पाप धन पचे कैसे? इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसीलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। होरी का संपूर्ण मानसिकता सामंतवादी समाज के अनुकूल है, जिसमें किसान के कार्य में मर्यादा मानी जाती है जबकि मजदूर में नहीं। इसके विपरीत गोबर पूंजीवाद के इस मूल्यों से सहमत है कि आय की अधिकता ही सामाजिक प्रतिष्ठा को जन्म देती है। होरी जो 10 रुपए महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती में जो मर्यादा है वह नौकरी में तो नहीं है। गोबर वह अकेला 125 कमाएगा, यही तो लोग कहेंगे कि मजदूरी करता है। कहने दो, मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं है। स्पष्ट है कि गोदान में होरी और गोबर के पीढ़ी संघर्ष के माध्यम से प्रेमचंद ने अपने युग के संक्रमण को गहराई के साथ प्रस्तुत किया है। गोदान डूबते हुए सामंतवाद तथा उभरते हुए पूंजीवाद की कथा है, अथवा गोदान अपने युग का प्रतिबिंब है तथा आने वाले युग की प्रवश पीड़ा। गोदान 1936 की रचना है, जब भारतीय समाज एक जटिल तथा तीव्र संक्रमण से गुजर रहा था। एक और ग्रामीण जीवन में ढहते हुए सामंतवाद के तत्व दिखाई दे रहे थे तो दूसरी ओर शहरी जीवन में पूंजीवाद या महाजनी सभ्यता के संकेत भी उभरने लगे थे। इस संक्रमण काल का महाकाव्यात्मक उपन्यास होने के कारण गोदान दोनों तत्वों को धारण करता है। बिखरते हुए सामंतवाद की विशेषताओं को भी और उभरते हुए पूंजीवाद के लक्षण को भी। गोदान में इस दोनों की युगपत उपस्थिति कई बिंदुओं पर दिखाई पड़ती है। गोदान मुख्यतः कृषक जीवन की कथा है, जहां सामंतवादी संरचना अभी तक बनी हुई है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि सामंतवाद व्यवस्था ने एक आम किसान को किस प्रकार तोड़कर रख दिया है। होरी की दशा दिन दिन गिरती जा रही थी। जीवन के संघर्ष में सदैव उसकी हार हुई, पर उसने कभी हिम्मत न हारी। अब उसे धोखा भी न रह गया था। झूठी आशा की हरियाली और चमक भी अब नजर न आती थी। सामंतवादी व्यवस्था जिस राजनीतिक संरचना पर टिकी होती है उसमें जमींदार वर्ग की केंद्रीय भूमिका होती है। प्रेमचंद ने राय साहब के माध्यम से संकेत दिया है कि यह व्यवस्था लंबे समय तक अब नहीं चल पाएगी। राय साहब होरी से कहते हैं, लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। इसे ढहते हुए सामंतवाद के बरखक्स प्रेमचंद ने उभरते हुए पूंजीवाद का भी विस्तृत चित्र खींचा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजी और मुनाफे के सिद्धांत पर टिकी होती है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि यह अर्थव्यवस्था बिना मेहनत किए सिर्फ बुद्धि का खेल खेलने वाले पूंजीपति वर्ग को कैसे दिनों दिन अमीर बनाती जाती है। मेहनत की दुनिया और मुनाफे की दुनिया का अंतर विरोध उन्होंने मिनिस्टर खन्ना तथा कुछ अन्य चरित्रों के माध्यम से दर्शाया है। कुछ उदाहरणों में इसे देखा जा सकता है। अभी 10 साल पहले जो व्यक्ति बैंक में क्लर्क था वह केवल अपने अध्यवसाय, पुरुषार्थ और प्रतिभा से शहर में पूजाता है। खन्ना के संबंध में राय साहब की सोच
यह जो आज सैकड़ों करोड़पति बने हैं इसी स्पेकुलेशन से बने हैं। मिनटों में लाखों का वारा न्यारा हो जाता है। बाजार का चढ़ावा उतरावा कोई आकस्मिक घटना नहीं है, इसका भी विज्ञान है। एक बार उसे गौर से देख लीजिए, फिर क्या मजाल की धोखा हो जाए। मिस्टर खन्ना राय साहब से उसके मालती के बाप उन विचित्र जीवों में से थे जो केवल जबान की मदद से लाखों के ब्यौरे न्यौरे करते थे। दूसरे शब्दों में दलाल थे। इस वर्ग के लोग बड़े प्रतिभाशाली होते हैं। सामंतवादी समाज में केंद्रीय महत्व जाति बिरादरी और मर जात का होता है, न कि धन का। इसके विपरीत पूंजीवाद जिस समाज को जन्म देता है उसमें धन को केंद्रीय महत्ता प्राप्त होती है। होरी और मिस मालती के दो कथनों से यह सामाजिक संक्रमण स्पष्ट हो जाता है। होरी जो 10 रुपए महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पानता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती में जो मर्यादा है वह नौकरी में तो नहीं है। मल्टी का कथन इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा और कुल और जाति सब धन के सामने हैं। कुछ अन्य लक्षण प्रेमचंद ने इस नई सभ्यता के कुछ विशेषताएं लक्षण भी सविस्तार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने दिखाया है कि पूंजीवादी विकास लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को जन्म देता है, किंतु वे इस बात को दिखाने से नहीं चूकते कि लोकतंत्र वस्तुतः धन तंत्र ही है। मिर्जा खुर्शेद कहते हैं, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। छापे खाने तथा नागरीकरण के विकास के साथ पत्रकारिता का उदय भी होता है। तत्कालिक पत्रकारिता राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के समय स्वाधीनता के विचार की वाहक होने का दावा करती है, किंतु प्रेमचंद दिखाते हैं कि पूंजी के सामने पत्रकारिता कैसे बिकाऊ हो जाती है। राय साहब द्वारा लालच दिए जाने पर जब ओमकारनाथ अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित हो जाते हैं तो वे अपने पत्नी के समक्ष अपनी बेईमानी को इस प्रकार न्यायोचित ठहराते हैं। मैंने भी सोचा एक इनके ठीक हो जाने से तो देश से अन्याय मिट जाता, नहीं फिर क्यों न इस दान को स्वीकार कर लूं। जो गरीबों को लूटता है उसको लूटने के लिए अपने आत्मा को बहुत न समझाना पड़ेगा। 1936 के शहरी भारत में विभिन्न सामाजिक वर्गों की अधिकार चेतना प्रवाह होते हुए दिख रही थी, जिसमें नारी वर्ग केंद्रीय था। 1927 ईस्वी में नारी आंदोलन को पहला राष्ट्रीय मंच भी मिल चुका था। प्रेमचंद ने मिस मालती और सरोज जैसे चरित्रों के माध्यम से नारीवादी आंदोलन की शुरुआत रूप में प्रस्तुत किया। गोदान के लेखन के समय देश में किसान विद्रोह भी होने लगे थे और दलित चेतना भी उभर पर आई थी। राम सेवक के कुछ कथनों के माध्यम से किसानों की उभरती हुई चेतना को तथा सिलिया के परिवार के आक्रोश के माध्यम से उभरती हुई दलित चेतना को प्रेमचंद ने अभिव्यक्ति दी है। सामंतवाद और पूंजीवाद के चित्र प्रस्तुत करना अपने आप में गोदान का उद्देश्य नहीं है। प्रेमचंद ग्रामीण जीवन संरचना में निहित शोषण और दमन को संपूर्णता में दिखाने के लिए शहर और महाजनी सभ्यता को लाते हैं। उनकी मर्मभेदी दृष्टि ने यह भी देखा कि दोनों व्यवस्थाएं वंचित वर्ग के शोषण और दमन पर टिकी हैं। जो हालत गांव में किसान की है वह शहर में मजदूर की है। इस प्रकार होरी और गोबर अलग अलग तरीके से शोषित वर्ग के ही दो प्रतीक हैं। दोनों के वंचनों का यह तुलनात्मक संदर्भ दृष्टव्य है। होरी कितना चाहता है कि किसी से एक पैसा कर्ज न ले, जिसका आता है उसका पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। अगर संतोष था तो यही कि यह विपत्ति अकेले उसी के सर न थी, प्रायः सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। गोबर ने खोचे से निराश होकर शक्कर की मिल में नौकरी कर ली। दिन भर के बाद जब वह दिया जले घर लौटता तो उसकी देह में जरा भी जान न रहती। यहाँ देह की उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उस कोलाहल, उस गति और उस तूफानी शोर का उस पर बोझ सा लदा रहता था।
सब श्रमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी या शराब में अपनी दैहिक थकान और मानसिक अवसाद को डुबोए करते थे। गोदान में आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद उपन्यास मूल प्राकृतिक में यथार्थवादी रचना है, जिसका उद्भव आधुनिक युग में पूंजीवादी औद्योगिकरण तथा मध्य वर्ग के उदय जैसे तत्वों के कारण हुआ है। किंतु यह भी सत्य है कि पश्चिम और भारत दोनों ही स्थानों पर आरंभिक उपन्यासों में आदर्शवाद और रोमानियत के तत्व दिखाई पड़ते हैं। हिंदी में प्रेमचंद से पूर्व उपदेशात्मक तथा ऐतिहासिक उपन्यासों में रोमानियत के तत्व हावी थे। आरंभ में प्रेमचंद गांधी के आदर्शवाद से प्रभावित रहे और रचनाओं में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की स्थापना करते रहे, किंतु गोदान में आकर यूं लगता है कि आदर्शवाद में उनका विश्वास खत्म हो गया है और उन्होंने यथार्थवाद को पूरी तरह अपना लिया है। उपन्यास में यथार्थवाद का अर्थ होता है कि रचनाकार अपने पूर्वाग्रहों व आस्थाओं से बचते हुए स्थितियों का तथ्य चित्रण करे, न कि किसी यूटोपिया या निर्माण करे। जॉर्ज लुकाच का कथन है कि एक महान यथार्थवादी लेखक की खासियत होती है कि वह अपने उन प्रबल पूर्वाग्रहों और पवित्र से पवित्र प्रतीत होने वाली मान्यताओं से बड़ी ममता पूर्वक छुट्टी पा लेने की कोशिश करता है, जो स्वयं उसकी कृतियों में चित्रित परिस्थितियों और चित्रों की स्वाभाविक कलात्मक विकास में बाधक बनती है। गोदान में यथार्थवाद प्रेमचंद ने यूं तो यथार्थ को सभी रचनाओं में उभारा है, किंतु जब वे रचना की परिणति में पहुंचते हैं तो उन पर अक्सर आदर्शवाद हावी हो जाता है। उनका मूल कारण बुद्ध, गांधी और भारतीय परंपरा का वह विश्वास है जिसके अनुसार बुरे से बुरे व्यक्ति भी अच्छाई छिपी होती है। उचित परिस्थितियां देकर उस अच्छाई को उभारा जा सकता है। इस मान्यता के आधार पर प्रेमचंद ने गोदान से पहले की अधिकांश रचनाओं में हृदय परिवर्तन के सूत्र से समाधान उपस्थित कर दिया है। प्रेमाश्रय में किसानों की समस्या उठाई गई है। मनोहर का चरित्र गोबर जैसा ही विद्रोही है, किंतु रचना के अंत में समाधान हृदय परिवर्तन से हुआ है। किसान जमींदार से कहता है, अब आपकी दया से लखनपुर में राम राज्य है। कर्मभूमि में भी किसानों का आंदोलन दिखता है, किंतु रचना के अंत में फिर प्रेमचंद का आदर्शवाद आड़े आ जाता है। किंतु गोदान में ऐसा कुछ नहीं होता। गोदान में जमींदार का शोषण प्रेमाश्रय से भी अधिक है, किसानों की समस्याएं कर्मभूमि से भी अधिक है, धर्म और समाज की समस्या प्रतिज्ञा निर्मला व सेवा सदन से भी अधिक है, और महाजनी सभ्यता का कहर रंगभूमि से भी अधिक है। किंतु इसके बाद भी न तो राम राय साहब पिघले हैं, न मिस्टर खन्ना का हृदय परिवर्तन हुआ है, और न ही शोषण तंत्र में शामिल किसी भी व्यक्ति की चेतना बदली है। यह शोषण तंत्र इतना मजबूत है कि आदम जीविका रखने वाला और जीवन भर संघर्ष करने वाला होरी भी अंततः इसके जाल में फंसकर दम तोड़ देता है। उसकी मौत आदर्शवाद की संपत्ति की घोषणा है और यथार्थवाद का प्रस्थान बिंदु है। विजय देव नारायण शाही ने कहा भी है कि गोदान में प्रेमचंद की प्रकाश अभ्यस्त आंखें हिम्मत करके अंधकार देखने की कोशिश कर रही हैं। निर्मल वर्मा ने भी कहा है कि गोदान में भारतीय किसान का वह अंधकार में मेलनकालिक भविष्य चित्रित हुआ है, जहां भारतीय किसान का किसानत्व ही संकट में पड़ गया है। गोदान में यथार्थवाद की उपस्थिति उसके आरंभिक व अंतिम अंशों की तुलना में स्पष्ट दिखाई देती है। पहले ही पृष्ठ पर होरी कहता है कि जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। होरी धनिया के 3 लड़के दवा के अभाव में मर चुके हैं, और धनिया का मन आज भी कहता है कि यदि उनका दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक थैले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी मन बार बार विद्रोह करता है कि जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले उसके लिए इतनी खुशामंद क्यों। इन कठिनतम परिस्थितियों में होरी की एक ही छोटी सी लालसा है, गाय की लालसा। प्रेमचंद बताते हैं कि यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। इस पृष्ठभूमि से कथा की शुरुआत करने वाला होरी जीवन भर कठिन संघर्ष करता है, किंतु तब भी उसे वह
सब हासिल नहीं होता जो नैतिक रूप से उसे मिलना चाहिए था। उपन्यास के अंत में से कुछ पहले वह पराजय बोध से भर जाता है। प्रेमचंद लिखते हैं, होरी की दशा दिन दिन गिरती जा रही थी। जीवन के संघर्ष में उसे सदैव हार हुई, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। मगर अब वह उस अंतिम दशा को पहुंच गया था जब उसमें आत्मविश्वास भी न रहा था, यहाँ तक कि अब उसे धोखा भी न रह गया था। झूठी आशा की हरियाली और चमक भी अब नजर न आती थी, लेकिन इसके बावजूद वह फिर लड़ना शुरू करता है और हीरा तथा गोबर से पुनर्मिलन होने के बाद आशावादी होकर सोचता है, बस इस साल इस ऋण से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। पर इन सभी उम्मीदों व आकांक्षाओं के बावजूद गोदान का अंत वह नहीं होता जो होरी चाहता है। कारण यह है कि शोषण की व्यवस्था इतनी जटिल व मजबूत है कि होरी जैसा किसान उसके सामने लाचार होकर दम तोड़ने को मजबूर है। वह दरअसल शोषण की प्रक्रिया को पहचान ही नहीं पाता। वह धर्म, मर्यादा और बिरादरी के साथ चलते हुए जमींदारों व सूदखोरों की व्यवस्था को स्वीकारते हुए सत्ता निकालना चाहता है, किंतु समझ नहीं पाता कि इन सभी स्थितियों से विद्रोह किए बिना एकमात्र रास्ता उसकी या किसी आम किसान की मौत है। उपन्यास का अंत भी बेहद त्रासद प्रभाव पैदा करता है। होरी कहता है, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ, गाय की लालसा मन में ही रह गई। अब तो यहाँ के रुपए क्रियाक्रम में जाएंगे। रोमत धनिया अब कब तक जिलाएगी, सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दें। इस बिंदु पर धनिया की स्थिति वैसी ही है जैसी अपने तीनों लड़कों की मौत के समय थी। प्रेमचंद धनिया की मन स्थिति इस प्रकार बता रहे हैं, मगर सब कुछ समझ कर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या करे, पैसे नहीं है, नहीं किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। यही वह बिंदु है जहाँ प्रेमचंद आदर्श नमुक यथार्थवाद का अतिक्रमण करते हैं और यथार्थवाद पर पहुंच जाते हैं। होरी की मृत्यु हिंदी उपन्यास परंपरा में सामाजिक यथार्थवाद के पूर्ण स्तर पर पहुंचने का महत्वपूर्ण संकेत है। क्या गोदान सचमुच पूर्णतः यथार्थवादी रचना है? सामान्यतः गोदान एक यथार्थवादी उपन्यास है उसमें जिस तरह से होरी और अन्य किसानों की जिंदगी के कठोर संघर्ष दिखाए गए हैं वे पूरी तरह यथार्थ है। शहर के मजदूरों की जिंदगी भी यथार्थ के प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा महिलाओं, दलितों, गरीबों और अन्य वंचित वर्गों का वंचन भी उस समय के सच को बयान करता है। इतना होने पर भी गोदान में यथार्थवाद निरापद नहीं है। यह ठीक है कि उपन्यास की आधिकारिक कथा होरी की कथा अपने त्रसाद अंत के कारण यथार्थवादी रुझान को प्रदर्शित करती है, किंतु रचना में कई स्थानों पर प्रेमचंद का आदर्शवाद झलक जरूर जाता है। मिस मालती का हृदय परिवर्तन प्रेमचंद के मानवतावादी आदर्शों का ही परिणाम है। माता दीन का हृदय परिवर्तन धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ने के आदर्श से प्रेरित है और गोबर का हृदय परिवर्तन संयुक्त परिवार के मूल्यों की विजय है। मिस्टर खन्ना का हृदय परिवर्तन भी हुआ है क्योंकि परिवार के मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए वह जरूरी था, किंतु इन सभी अपवादों से गोदान का यथार्थवाद कमजोर नहीं हुआ है, क्योंकि ये सभी प्रसंग आधिकारिक कथा के संरचनात्मक विकास में व्यवधान उपस्थित नहीं करते। क्या गोदान का यथार्थवाद समाजवादी का मार्क्सवादी यथार्थवाद है? कुछ समीक्षक दावा करते हैं कि गोदान का यथार्थवाद समाजवादी यथार्थवाद है और उनके अनुसार इसका प्रमाण है कि 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं प्रेमचंद ने की थी और उसी साल यह उपन्यास भी रचा गया। स्पष्ट है कि उस समय प्रेमचंद गांधीवादी नजरिए से मुक्त होकर समाजवादी नजरिए से सोचने लगे थे। कुछ हद तक यह बात सही प्रतीत होती है क्योंकि गोदान में कई समस्याओं को समझाने का नजरिया समाजवाद से प्रेरित लगता है। होरी की मूल समस्या आर्थिक है जो मार्क्सवादी चिंतन से सुसंगत
है। धर्म और बिरादरी उसके शोषण के ही उपकरण है, जिन्हें मार्क्सवादी विचारक मिथ्या चेतना कहते हैं। शहर में खन्ना जैसे बुर्जुआ उच्च वर्ग चरित्र केवल स्पेकुलेशन से लखपति हो गए हैं, जबकि उनकी फैक्ट्री के मजदूर दिन रात विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए अलगाव या आत्मनिर्वाचन से जूझ रहे हैं। ओंकारनाथ जैसे मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी पूंजी के हाथ बिक रहे हैं। गोविंदी जैसे चरित्र धर्म व परिवार के आदर्शवादी मूल्यों के कारण निरंतर वंचित बने रहने को बाध्य हैं। और फैक्ट्री के मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए हड़ताल भी की है। ये सारी बातें मार्क्सवाद को सिद्ध करती हैं। प्रतीत होता है कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि अंत में मेहता और मालती का विवाह न करना भी लिविंग इन रिलेशनशिप का प्रमाण है, जिसे मार्क्सवादी विचारक साम्यवादी अवस्था में विवाह व्यवस्था के स्थान पर स्वीकारते हैं। वस्तुतः गोदान में मार्क्सवादी स्थूल रूप में नहीं, आर्थिक जीवन की समस्या और किसान का शोषण प्रेमाश्रय तथा कर्मभूमि में भी था, जब प्रगतिवादी अस्तित्व में ही नहीं था। विवाह के स्थान पर मानवतावादी दृष्टिकोण से जीवन जीने का प्रसंग और महाजनी सभ्यता के दुष्परिमाण जैसे प्रसंग रंगभूमि में भी है। फिर गोदान में साम्यवाद के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क राय साहब ने दिए हैं, जो कि स्वयं मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार शोषक वर्ग से जुड़े हैं। मजदूर की हड़ताल का जितना भयानक परिणाम हुआ है वह मार्क्सवाद के एकदम विरुद्ध है। गोबर का कुछ धन कमाते ही सूदखोरों हो जाना वर्ग चेतना के अभाव का लक्षण है। मालती का विवाह न करना आध्यात्मिक चिंतन से प्रेरित है, जो कि मार्क्सवादी की भौतिकवादी विचारधारा के विपरीत है। इसीलिए सही बात यही है कि समाजवाद के थोड़े बहुत मूल्य योगदान गोदान में चाहे उपस्थित हों, यह मार्क्सवाद की अविकल प्रस्तुति नहीं है। इसने कई बिंदुओं पर मार्क्सवाद का अतिक्रमण किया है। गोदान पर मार्क्सवाद का प्रभाव 1936 ईस्वी की रचना है। यहाँ वही समय है जब भारतीय राजनीति में समाजवाद ठोस विकल्प के रूप में उभर रहा था और साहित्य में छायावाद और स्थान प्रगतिवाद ले रहा था। इसी वर्ष मुल्क राज आनंद तथा सज्जाद जहीर के नेतृत्व में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रेमचंद ने की। अपने लेखन के इस अंतिम दौर में वे गांधीवादी प्रभाव से मुक्त हो रहे थे तथा मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव उन पर बढ़ रहा था। वस्तुतः गोदान में मार्क्सवाद के मूल्य तो दिखते हैं, किंतु मार्क्सवादी विचारधारा का यांत्रिक प्रयोग करने से प्रेमचंद बचे हैं। मार्क्सवाद की धारणा है कि आर्थिक समानता तथा वितरण मूलक न्याय जब तक किसी समाज में विद्यमान न हो तब तक उसे मानवीय समाज नहीं माना जा सकता। प्रेमचंद ने सिर्फ आर्थिक समानता के आदर्श को स्थापित किया है, बल्कि शोषण व दमन पर साफ साफ चोट भी की है। शोषण और दमन पर साफ साफ चोट की है। होरी इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख तो जब है कि सभी मोटे हों। इसी प्रकार गरीब वर्ग के प्रति विषमता के व्यवहार पर प्रेमचंद ने आक्रोश भी व्यक्त की है। भोला हरि से कहता है, कौन कहता है तुम आदमी है, हम में आदमियत कहाँ है। आदमी वह है जिसके पास अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जूतने के लिए पैदा हुए हैं। मार्क्सवाद की स्पष्ट मान्यता है कि धर्म तथा अन्य विचारधाराएं मिथ्या चेतना के ही विविध रूप हैं, जो शोषण की प्रक्रिया को वैधता तथा अस्थायित्व प्रदान करने के लिए शोषक वर्ग द्वारा बनाए जाते हैं। होरी उसी वंचित वर्ग का प्रतीक है जो धर्म, मर्यादा और बिरादरी की वास्तविकताओं को नहीं समझा पाता और अपने शोषण को वैध समझाता है। इसके विपरीत गोबर उस पीढ़ी का प्रतीक है जो इन मिथ्या चेतनाओं की वास्तविकता पहचान चुकी है। होरी की मानसिकता, होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई है। अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उसे ज्यादा चिंता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए हैं, उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़कर निकलेगी। गोबर
का दृष्टिकोण, यह पाप धन पचे कैसे, इसीलिए दान धर्म करना पड़ता है, भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एवं कृत्रिम उपकरण है जिसका निर्माण शोषक वर्ग ने शोषण की प्रक्रिया को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए किया है। नौ मार्क्सवादियों में एंटोनियो ग्राम्शी और लुई अल्थ्यूजर ने विशेष रूप से राज्य की दमनकारी भूमिका का विश्लेषण किया है। गोदान में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि सत्तातंत्र किस प्रकार गरीब व्यक्ति का दमन करता है। राम सेवक कहता है, यहाँ तो जो किसान है सबका नरम चारा है, पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल, जमींदार के चपरासी और करिंदों का पेट न भरे तो निवाह न हो, थानेदार का कॉन्स्टेबल तो जैसे उसके दामाद है। मार्क्सवाद लोकतंत्र की धारणा का भी समर्थन नहीं करता। लोकतंत्र का उदारवादी ढांचा ऐसी निर्वाचन प्रणाली पर टिका है कि धनी वर्ग के सदस्य ही चुनाव लड़ सकते हैं। लेनिन ने कहा कि उदार लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें निम्न वर्ग मतदान के माध्यम से सिर्फ यह चुन सकता है कि वह अगले कुछ वर्ष तक उच्च वर्ग के किन प्रतिनिधियों के हाथों शोषित होना चाहेगा। लोकतंत्र के प्रति प्रेमचंद की भी संभवतः यही दृष्टि है। मिर्जा खुर्शीद लोकतंत्र के धनतंत्रीय स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। प्रेमचंद ने गोदान की शहरी कथा में कुछ विशेष तत्व प्रस्तुत किए हैं जिनका संबंध मार्क्सवादी में दिखता है। औद्योगिक प्रणाली में पूंजीपति चाहे जितना लाभ कमाए, मजदूरों की स्थिति अत्यंत त्रासद होती है। मजदूर ऐसे माहौल में काम करते हैं जहां विशेषीकरण, यांत्रिकता, खतरनाक कार्य दशाओं तथा भावनात्मक संबंधों के अभाव के कारण मजदूर खुद से ही अजनबीय या आत्मनिर्वासित हो जाता है। प्रेमचंद ने इस अलगाव का चित्रण बेहद मार्मिक रूप में किया है। वे गोबर की हालत व्यक्त करते हुए कहते हैं, यहाँ दें कि उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उस कोलाहल, उस गति और उस तूफानी शोर का उस पर बोझ सा लदा रहता है। सब श्रमिकों की यही दशा थी। तभी सभी ताड़ी या शराब में अपनी दैहिक थकन या मानसिक अवसाद को डुबोया करते थे। प्रेमचंद ने स्वाधीनता संग्राम की घटनाओं से एक निश्चित दूरी बनाए रखी है, जिसकी वजह से कुछ समीक्षक गोदान को राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास मानने से इनकार करते हैं। वस्तुतः इसके पीछे मूल कारण स्वाधीनता संग्राम का वर्गीय स्वरूप है। तत्कालिक नेतृत्व वर्ग जनसाधारण के बीच से उभर कर नहीं बल्कि अपनी उच्च वर्गीय स्थिति का लाभ उठाकर आगे बढ़ा था। इस वर्ग की कोशिश स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से अपने वर्गीय हितों को अधिक से अधिक सुरक्षित करने की थी। प्रेमचंद ने उपन्यास के कई संदर्भों में स्वाधीनता संग्राम की स्थितियों को मार्क्सवादी निगाह से विश्लेषित किया है। उदाहरण के लिए मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे। संग्राम में आगे बढ़ने वाले 2 बार जेल हो आए थे, किसी से दबना न जानते थे, खद्दर न पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। धनिया ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले जैसे भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। गोदान में पत्रकार वर्गों का प्रतिनिधित्व ओंकार नाथ करते हैं। उनके माध्यम से पूंजीवादी समाज में मीडिया की स्थिति की समीक्षा की गई है। मार्क्सवाद की मान्यता है कि यदि संचार माध्यम आर्थिक दबाव या प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत काम करते हैं तो उनके द्वारा उच्च वर्गीय हितों के पोषित होने की संभावना प्रबल हो जाती है। ओंकार नाथ वैचारिक स्वतंत्रता के घोषित समर्थक हैं, किंतु लालच के सामने वैचारिक स्वतंत्रता कैसे दम तोड़ देती है यह उनके माध्यम से दिखाया गया है। ओंकार नाथ, मैंने भी सोचा एक इनके ठीक हो जाने से तो देश में अन्याय मिट जाता है, नहीं फिर क्यों न इस दान को स्वीकार कर लूं। जो गरीबों को लूटता है उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को बहुत न समझाना पड़ेगा।
बहुत न समझाना पड़ेगा। गोदान में मार्क्सवादी मूल्यों का प्रभाव तो पर्याप्त है, किंतु प्रेमचंद विचारधारा की आंतरिकता से बचे हैं। उन्होंने मजदूरों की हड़ताल दिखाई है, जिसे देखकर कुछ प्रगतिवादी आलोचक इसे मार्क्सवाद का ठोस प्रमाण को बैठते हैं। वस्तुतः प्रेमचंद हड़ताल या हिंसक वर्ग संघर्ष को समाधान पक्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि एक बेहद गरीब समाज में जहां बेरोजगारी का संकट चरम पर हो और कृषकों की संख्या मजदूरों से कई गुना अधिक हो, वहाँ मजदूर क्रांति का नारा व्यवहारिक नहीं है। वे यहाँ भी यथार्थ का साथ नहीं छोड़ते और दिखाते हैं कि मजदूरों की हड़ताल कैसे विफल हुई। मजदूरों की हड़ताल जारी है, पर अब उससे मिल मालिकों की कोई विशेष हानि नहीं है। नए आदमी कम वेतन पर मिल गए हैं और जी तोड़कर काम करते हैं, क्योंकि उनमें सभी ऐसे हैं जिन्होंने बेकारी के कष्ट भोग लिए हैं। चाहे जितना काम लो, चाहे जितनी कम छुट्टी दो, उन्हें कोई शिकायत नहीं। गोदान एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। गोदान हिंदी का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास है। महाकाव्य और उपन्यास विधाओं में गहरा आंतरिक संबंध है। जिस प्रकार महाकाव्य मध्यकाल के सरल जीवन की संपूर्णता में धारण करता था, वही कार्य आज के जटिल और बिखरे हुए जीवन में उपन्यास करता है। यही कारण है कि इसे गद्य महाकाव्य भी कहा जाता है। सबसे पहले फील्डिंग ने टॉम जोन्स की भूमिका में उपन्यास को महाकाव्य कहा था। आगे चलकर रॉल्फ फॉक्स तथा जॉर्ज लुकास जैसे चिंतकों ने भी उपन्यास को आधुनिक युग के महाकाव्य की संज्ञा में विभूषित किया है। लियो टॉल्स्टॉय का वार एंड पीस तथा फील्डिंग का टॉम जोन्स पश्चिम परंपरा में के प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक उपन्यास हैं। प्रश्न है कि गोदान को महाकाव्यात्मक उपन्यास किन कसौटियों के आधार पर कहा जा सकता है। समीक्षकों ने ऐसे उपन्यासों के कुछ विशेष लक्षणों की चर्चा की है, जिनके आधार पर गोदान को के महाकाव्यत्व का निर्धारण किया जा सकता है। महाकाव्यात्मक उपन्यास का पहला लक्षण है कि वह किसी सीमित स्थान से न बाधा हो, अर्थात अपने पूरे समाज को धारण करने में सक्षम हो। गोदान अवध प्रांत के दो गांव सेमरी और बेलारी की कथा है। प्रेमचंद भली भांति जानते थे कि उन्हें गोदान को पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व उपन्यास बनाना है, इसीलिए वे सेमरी और बेलारी गांव के भौगोलिक और सांस्कृतिक चित्रों का सघन चित्रण नहीं के बराबर करते हैं। यहाँ मैला आंचल जैसे उपन्यास एक गांव के भीतर बंधकर हर विशेषता उभार देना चाहते हैं। वहीं प्रेमचंद की कोशिश है कि गोदान किसी गांव विशेष से न बद जाए। वे लिखते हैं, सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की जरूरत नहीं। यहाँ जिले का नाम बताने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ऐसे गांव हर जिले में हैं। यहाँ तक कि पाठक के अपने जिले में भी प्रेमचंद का स्पष्ट संकेत है कि होरी कोई विशेष चरित्र और उसका गांव कोई विशेष स्थान नहीं है। भारत का हर गांव सेमरी या बेलारी है और उस गांव में रहने वाला हर साधारण किसान होरी है। इस अर्थ में गोदान पूरे राष्ट्रीय जीवन को धारण करने वाला उपन्यास बन जाता है। गोदान की महाकाव्यात्मकता का एक प्रमाण यह भी है कि इसमें तत्कालिक भारत की लगभग सभी स्थितियों और समस्याओं का जीवन चित्रण हुआ है। 1936 ईस्वी का समय भारतीय समाज में तीव्र संक्रमण का काल था, जहां एक ओर सामंतवाद ढह रहा था तो दूसरी ओर पूंजीवाद उभर रहा था। 1916 ईस्वी से ट्रेड यूनियन आंदोलन शुरू हो गया था। 1927 ईस्वी के आसपास महिलाओं के अखिल भारतीय संगठन बनने लगे थे। 1930 ईस्वी के दशक में कृषक आंदोलन का जातीय आंदोलन शुरू हो गए थे। 1934 ईस्वी में जमींदारों का सम्मेलन हुआ था। स्वाधीनता संघर्ष में समाजवाद के तत्व प्रबल हो रहे थे। 1935 ईस्वी में अधिनियम आ चुका था और लोकतंत्र के आरंभिक संकेत भी दिखने लगे थे। गोदान में ये सारी स्थितियां और समस्याएं उपस्थित है। प्रेमचंद ने सामाजिक जीवन में धर्म, बिरादरी, मर्द जात जैसी समस्याओं के साथ साथ नारी आंदोलन, स्वरोज इत्यादि, दलित आंदोलन, सीलिया का परिवार, दहेज समस्या, सोना और रूपा, अन्न, मेल विवाह की समस्या, नोहरी, रूपा, वेश्यावृत्ति, मेहता
खुर्सद का संवाद तथा सांप्रदायिकता, दुनिया के पति की मौत आदि समस्याएं दिखाई है। उन्होंने आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत गरीबी और ऋण होरी व अन्य किसान जैसे समस्याओं के अतिरिक्त लगन की अधिकता, बेरोजगारी, शहरी मजदूर तथा कार्यस्थल पर होने वाले अलगाव व शोषण का विस्तृत चित्रण किया है। उन्होंने तत्कालिक राजनीतिक स्थितियों का भी प्रस्तुतिकरण किया है, जैसे थानेदार और पंचायत द्वारा किसानों का शोषण, जमींदार राय साहब द्वारा शोषण, लोकतंत्र का अमीर वर्ग तथा तक सीमित होना इत्यादि। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि गोदान में अपने समय की सभी सामाजिक राजनीतिक स्थितियां सघन रूप में चित्रित हैं। गोदान की महाकाव्यात्मकता का एक अन्य प्रमाण यह है कि यह तत्कालीन समाज के सभी वर्गों के चरित्र का एल्बम है। अधिकांश चरित्र वर्गगत है, इसीलिए वे सिर्फ अपनी विशेषताएं नहीं बताते, अपने पूरे वर्ग की विशेषताएं बताते हैं। इसके ग्रामीण चरित्र सीधे साधे किसान हैं जो अपने छोटे छोटे खेतों में बैलों की तरह काम करते हैं, किंतु उनकी गरीबी बढ़ती ही जाती है। दूसरे एक वर्ग में दुलारी, सहुआइन, झिंगुरी सिंह और नोखेराम जैसे साहूकार वर्ग के चरित्र भी हैं, जो जोक की तरह किसानों का खून चूस रहे हैं। एक और जमींदार और उसके करिंदे हैं, तो दूसरी ओर दाता दीन जैसे धर्म के ठेकेदार हैं, जो शोषक वर्ग में शामिल हैं। इसी प्रकार एक और झुनिया जैसे विधवा महिला है, तो दूसरी ओर नौहरी जैसी बेमेल विवाह की शिकार महिला। शहरी चरित्रों में भी वैविध्य कम नहीं है। खन्ना पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधि हैं, तनखा दलाल वर्ग के मिर्जा, खुर्शीद नवाबी शानो शौकत के मेहता, बुद्धिजीवी वर्ग के ओंकारनाथ, पत्रकार वर्ग के तो सरोज और मीनाक्षी देवी नारी मुक्ति आंदोलन के समर्थक वर्ग से जुड़ी हैं। साफ नजर आता है कि प्रेमचंद ने समाज के किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है, सभी को उचित स्थान दिया है। गोदान शिल्प और प्रभाव की दृष्टि से महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा का अधिकारी है। जहाँ तक शिल्प का प्रश्न है, प्रेमचंद ने हिंदुस्तानी शैली का प्रयोग किया है, जो जनसंख्या के हर वर्ग को समझ आती है। गांधी जी तो इसी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। गांव और शहर की समानांतर कथाएं रखकर प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन के साथ शहरी जीवन को भी समेट लिया है। चरित्र योजना में उन्होंने ऐसी स्वाभाविकता रखी है कि चरित्र कठपुतलियां नहीं बने हैं, बल्कि यथार्थपरक होने के कारण सामाजिक जीवन के यथार्थ को सचमुच प्रतिबिंबित करते हैं। गोदान का प्रभाव उत्कर्षमूलक है, जो महाकाव्यात्मक रचना की एक बड़ी विशेषता मानी गई है। गोदान क्यों पढ़ने से पहले का पाठक उसे पढ़ने के बाद ठीक वही नहीं करता, वह अपनी चेतना में गुणात्मक अंतर महसूस करता है। होरी और होरी जैसी किसानों के प्रति संवेदना से भर उठता है। स्पष्ट है कि गोदान महाकाव्यात्मक के सभी तत्वों को धारण करता है। यही कारण है कि इसे हिंदी का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास होने का गौरव हासिल है। आक्षेप और समाधान। नंद दुलारे वाजपेयी तथा कुछ अन्य आलोचकों ने गोदान को महाकाव्यात्मक उपन्यास कहने की आलोचना की है। उनके प्रमुख आक्षेप इस प्रकार है। महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा ही भ्रामक है। गोदान में तत्कालिक स्वाधीनता संघर्ष का चित्रण नहीं हुआ है, जबकि यह उस समय के भारतीय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग था। गोदान में चरित्रों का वैविध्य पर्याप्त नहीं है। गोदान का देश और काल सीमित है, इसीलिए वह पूरे राष्ट्र को समेट नहीं पाता। गोदान में शहरी जीवन का चित्रण अत्यंत सीमित मात्रा में हुआ है और उसमें पर्याप्त प्रामाणिकता भी नहीं है। वस्तुतः ये आक्षेप गोदान की महाकाव्यात्मक को खारिज नहीं कर पाते। जहाँ तक महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा का प्रश्न है, यह ध्यान रखना चाहिए कि समय बदलने के साथ नई विधाएं अस्तित्व में आती हैं और कभी कभी पारंपरिक विधवाओं में
मिश्रण भी होता है। महाकाव्यात्मक उपन्यास महाकाव्य के कुछ गुणों को धारण करने वाला उपन्यास है, जिसकी स्वीकृति न सिर्फ भारत में अपितु पश्चिम में फील्डिंग, रॉल्फ फॉक्स और जॉर्ज लुकाच के यहाँ भी मिलती है। यह बात सही है कि गोदान में स्वाधीनता संग्राम का चित्रण कुछ कम हुआ है, किंतु यह अनायास नहीं हुआ है, बल्कि प्रेमचंद ने जानबूझकर ऐसा किया है। वे कृषक जीवन की समस्याओं पर केंद्रित उपन्यास लिख रहे थे और तब तक स्वाधीनता संग्राम कृषकों के स्तर पर कोई खास जुड़ नहीं सका था। उसके अतिरिक्त प्रेमचंद यह भी समझ रहे थे कि स्वाधीनता संग्राम के अधिकांश नेता उच्च व मध्य वर्ग के हैं, शिक्षित व शहरी वर्ग के हैं, जो समाज की मूल समस्याओं को समझने में असमर्थ हैं। उन्होंने साफ दिखाया है कि मिस्टर खन्ना जैसे पूंजीपति और राय साहब जैसे जमींदार स्वाधीनता संग्राम के नाम पर जेल होकर आए हैं, किंतु जनसाधारण के शोषण के लिए स्वयं ही जमींदार हैं। उन्होंने मिर्जा खुर्शीद के माध्यम से उभरते हुए लोकतंत्र के चरित्र का पर्दाफाश किया है, तो धनिया के कुछ आक्रामक वाक्यों के जरिए सुराज के नारे की पोल खोली है। प्रेमचंद ऐसी स्वाधीनता चाहते थे जो सिर्फ राजनीतिक सत्ता परिवर्तन न हो, बल्कि वंचित वर्ग को शोषण, दमन और वंचन से वास्तविक स्वाधीनता दिलाती हो। जहाँ तक चरित्रों के वैविध्य का प्रश्न है, आलोचक का यह आक्षेप एकदम अनुचित है कि गोदान में इसका अभाव है। प्रेमचंद ने तो ग्रामीण और शहरी जीवन के किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है, इसीलिए उसे मानव चरित्र का एल्बम भी कहा गया है। देश और काल के सीमित होने का आक्षेप आंशिक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह सही है कि गोदान का सारा कथानक लखनऊ और उसके आसपास के दो गांव समेरी और बेलारी को कथा क्षेत्र बुना गया है, किंतु यह भी सत्य है कि प्रेमचंद ने इन दोनों स्थानों को भारत के किसी भी गांव और शहर के प्रतीक रूप में अंकित किया है। इस उद्देश्य के कारण वे विशिष्ट भौगोलिक वर्णन से लगातार बचे हैं। जहां तक काल के सीमित होने का प्रश्न है, यह ठीक है कि गोदान का कथानक 1936 ईस्वी के आसपास के 5 से 10 वर्षों की ही घटनाओं को शामिल करके निर्मित हुआ है। इसके बाद भी प्रेमचंद ने ध्यान रखा है कि काल कि ये सीमाएं उपन्यास की सीमा न बन जाए। उन्होंने पूरे उपन्यास में एक भी ऐसी घटना नहीं रखी जो किसी निश्चित तिथि या वर्ष से संबंधित हो। स्वाधीनता संघर्ष की बड़ी घटनाएं को न रखने का एक कारण यही भी था। यदि वे काल विशिष्ट सूचनाएं रखते तो उपन्यास कालबद्ध हो जाता, अपने काल का अतिक्रमण न कर पाता। यदि गोदान अपने लेखन के 7 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद आज की ही कथा होने का एहसास कराता है, तो इसका बड़ा कारण यही है कि प्रेमचंद काल विशिष्ट सूचनाएं देने से बचे हैं। अंतिम आक्षेप है कि शहरी जीवन के चित्र कम है। यह आक्षेप काफी हद तक ठीक है, किंतु प्रेमचंद ने ऐसा समझौता जानबूझकर किया है। 1936 ईस्वी के भारत में गांव और शहर का अनुपातिक संबंध जैसा था, वैसे ही गोदान में है। गांव तक अधिक थे, उनकी जनसंख्या शहरों से बहुत अधिक थी, तथा गांव तक शहर में संबंध काफी कम था। ठीक यही स्थिति गोदान में दिखती है। जो शिल्प या कथानक योजना की दृष्टि से चाहे दोष नजर आए, किंतु तत्कालिक यथार्थ को उभारने की दृष्टि से गोदान का गुण ही मानी जाएगी। गोदान एक त्रासदी के रूप में, त्रासदी एक पाश्चात्य नाट्य विधा है जिसका प्रयोग ग्रीक युग से आधुनिक साहित्य तक लगातार दिखाई पड़ता है। त्रासदी का उद्देश्य है पाठक के मन में निहित दुखात्मक भाव जैसे त्रास, करुणा आदि का तीव्र उद्बोधन करके उनका विरेचन, कैरेक्टरिस करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम अरस्तु ने तथा बाद में एटकिंस, मिस्टर बूचर तथा जॉर्ज ल्यूकाच एवं हीगेल जैसे चिंतकों ने त्रासदी के कुछ नियम निर्धारित किए। उन नियमों तथा विरेचन मूल प्रभाव की उपस्थिति के आधार पर तय किया जा सकता है कि गोदान त्रासदी है अथवा नहीं।
त्रासदी की पहचान के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। त्रासदी का नायक रचना के अंत में पराजय या मृत्यु का शिकार होता है। शेक्सपियर की त्रासदी में नायक की अनिवार्यता मृत्यु होती है। हालांकि अरस्तु ने माना है कि नायक की मृत्यु आवश्यक नहीं है। अरस्तु के अनुसार यदि त्रासद प्रभाव की उत्पत्ति नायक की मृत्यु के बिना ही हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। त्रासदी के नायक के प्रति पाठक या दर्शक के मन में तीव्र सहानुभूति जागनी चाहिए ताकि वह उसके दुख या पराजय से द्रवीभूत हो सके। ऐसा तभी होगा जब नायक में अच्छे गुणों का निवेश हो, अर्थात वह भद्र जेंटल हो। यह भी आवश्यक है कि यह भद्र नायक नैतिक उद्देश्य हेतु निरंतर संघर्ष करे। हीगेल ने पाठक की सहानुभूति जगाने के लिए संघर्ष को सर्वाधिक महत्व दिया है। नायक की पराजय या मृत्यु किसी कारण से हो यह भी महत्वपूर्ण है। अरस्तु के अनुसार इसका कारण है हेमर्सिया अर्थात अति नैतिकता के कारण होने वाली निर्णय संबंधी भूल। मिस्टर बुचर ने इसका कारण चारित्रिक दोष को माना है, जबकि एटकिंस ने निर्णय संबंधी भूल को। त्रासदी की पहचान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उसका अंतिम प्रभाव है, जो विचरणमूलक होना चाहिए। नायक के दुखमय पतन को देखकर यदि पाठक करुणा व दुख जैसे भावों से द्रवीभूत हो उठे तो इसे त्रासद प्रभाव माना जा सकता है। गोदान को निश्चय रूप से त्रासदी माना जा सकता है, क्योंकि उसमें त्रासदी की प्रायः सभी कसौटियां लक्षित होती हैं। गोदान का अंत होरी की मृत्यु से हुआ है और यह मृत्यु उसके संपूर्ण जीवन संघर्ष को पराजय है। मरने से ठीक पहले वह सोचता है बस इस साल इस ऋण से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो, किंतु दूसरी जिंदगी उसे हासिल नहीं होती। उस ऋणग्रस्तता के दबाव में ही मर जाना पड़ता है। शेक्सपियर अर्थों में यह अंत बेहद त्रासद है। गोदान का नायक होरी पारस्परिक अर्थों में भद्र, उदात्त या कुलीन चाहे न हो, किंतु एक विशेष अर्थ में अवश्य भद्र है। वह गरीब, शक्तिहीन तथा कमजोर वर्ग का एक साधारण सा सदस्य है, किंतु उसका संपूर्ण जीवन धर्म, बिरादरी, मर्यादा इत्यादि से इस कंदर बंधा है कि वह अनैतिक ही हो नहीं सकता। एकधा स्थान पर बहुत सीमित अर्थ में वह अनैतिक होता है, जैसे दमड़ी व शोर के प्रसंग में, किंतु ऐसी कुछ स्थितियां उसे अधिक मानवीय ही बनाती हैं। आधुनिक अर्थों में होरी एक नैतिक तथा भद्र चरित्र है। जुनिया को अपने घर में रखने का प्रसंग हो या हीरा को माफ करने का प्रसंग, उसका मूल नैतिक व्यक्तित्व बार बार झलकता है। होरी संघर्षशील नायक भी है। उसने अपने 3 लड़कों की दवा के अभाव में मरते हुए देखा है। उसकी एक छोटी सी इच्छा है, गाय पालने की इच्छा। यह इच्छा किसी भी अर्थ में अनैतिक नहीं। इस इच्छा की पूर्ति हेतु वह संघर्ष करता है, बार बार ठोकरें खाता है और अंततः गाय की लालसा को मन के लिए हुए ही मर जाता है। विडंबना यह है कि जिस गाय की लालसा उसके जीते जी पूरी नहीं हुई, उसी गाय को दान करने की मांग समाज उसकी मृत्यु पर गौदान परंपरा के नाम पर करता है। इस बिंदु पर गोदान नामकरण तथा त्रासदी का प्रभाव चरम सार्थक के साथ व्यंजित होता है। प्रश्न यह उठता है कि होरी की कथा का त्रासद अंत क्यों हुआ? यदि इसका कारण कोई गलत निर्णय है तो वह कौन सा निर्णय है? कुछ आलोचक झुनिया को घर में रखने को तो कुछ भोला से गाय लेने को निर्णय संबंधी भूल या हेमर्सिया बताते हैं, क्योंकि इन्हीं निर्णयों के बाद होरी ही कथा ट्रेजिक अंत की ओर घूमती है। दूसरे आलोचकों का दावा है कि होरी की त्रासदी किसी विशेष निर्णय का परिणाम नहीं, बल्कि उसके समझौतावादी चरित्र का परिणाम है, जिसके कारण वह मर्यादा व बिरादरी से संघर्ष नहीं करता अपितु घुटने टेकता है। जहाँ तक गोदान के अंतिम प्रभाव का प्रश्न है, यह स्पष्ट विवेचन मूलक है। गोदान के पहले पृष्ठ पर होरी कहता है 60 तक पहुँचने की नौबत न आने पाएगी। धनिया गोदान का अंत इसी बात को सत्यापित करता है। पहले पृष्ठ पर धनिया सोचता है कि उसके 3 लड़के दवा दारू के अभाव में मर गए और
अंतिम पृष्ठ पर होरी की मरणासन अवस्था में भी उसका संकट ज्यों का त्यों है। क्या करें, पैसे नहीं है, नहीं किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। पहले पृष्ठ पर बताया गया है कि होरी के मन में गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। अंतिम पृष्ठ पर मरते मरते वह कहता है, गाय की लालसा मन ही मन में रह गई। पहले पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक रचना त्रासदी के प्रभाव का निर्माण करती है और संवेदनशील पाठक को विरेचन जैसी स्थिति में पहुंचा देती है। गोदान किसकी त्रासदी है? गोदान के त्रासदी प्रभाव की व्याख्या विभिन्न आलोचक ने भिन्न रूपों में की है। कुछ के अनुसार गोदान होरी की त्रासदी है क्योंकि मृत्यु उसी की हुई है और विफलता भी उसी को मिली है। शेक्सपियरियन अर्थों में इसे होरी की त्रासदी ही मानना होगा। कुछ आलोचकों का मानना है कि गोदान होरी से अधिक धनिया की त्रासदी है। सामंतवादी उत्पीड़न के चौतरफा दबाव में होरी की मृत्यु त्रास तो हो है, किंतु उससे अधिक त्रास है धनिया का वैधव्य। उपन्यास के आरंभ में ही संकेत है कि विपन्नता के अथाह सागर में सोहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। होरी की मृत्यु धनिया से वह तिनका भी छीन लेती है जो उसके अस्तित्व का आधार है। कुछ आलोचकों के अनुसार गोदान होरी की महत्वाकांक्षा की त्रासदी है। यदि होरी गाय की महत्वाकांक्षा न पालता तो वह साधारण जीवन तो जी ही सकता था। गाय की महत्वाकांक्षा न तो पूरी हो सकी, न ही उसने होरी का जीवन बख्शा। सबसे व्यापक व्याख्या यह है कि गोदान भारतीय कृषक जीवन की त्रासदी है। साहूकारों, जमींदारों, पूंजीपतियों, धर्म, मर्यादा, बिरादरी के आतंक के भीतर एक साधारण कृषक जैसे छटपटाकर दम तोड़ता है। गोदान इसी का प्रमाणिक दस्तावेज है। प्रश्न है कि प्रेमचंद ने त्रासदी के ढांचे को क्यों चुना? ध्यातव्य है कि त्रासदी का चयन शिल्पगत प्रयोग धर्मी नहीं है, अभी तो आदर्श नमुख यथार्थवाद में पर्यवसित होने का स्वाभाविक परिणाम है। प्रेमचंद वास्तविक समस्याओं के काल्पनिक समाधान देते देते थक चुके थे और अब अंधेरे को अंधेरे के रूप में ही स्वीकारना चाहते थे। विजय देव नारायण शाही ने कहा भी है कि गोदान में प्रेमचंद की प्रकाश अभ्यस्त आंखें हिम्मत करके अंधकार देखने की कोशिश कर रही है। निर्मल वर्मा ने भी कहा है कि गोदान में प्रेमचंद ने पहली बार भारतीय किसान के अंधकारमय मैलेनकोलियल भविष्य को प्रस्तुत किया है। गोदान का नामकरण, किसी भी रचना का नामकरण सार्थक तब माना जाता है जब वह रचना के मूल प्रतिपादक को पाठक के मन में अंकित कर सके। रचना पढ़ने से पहले यदि नाम जिज्ञासा पैदा कर रचना पढ़ते समय कथानक के तंतुओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें और कथा के अंत में पाठक के मन पर पड़ने वाला प्रभाव उस नाम को ही उभारता हो तो नामकरण सफल माना जा सकता है। ऐसा नाम किसी चरित्र के आधार पर भी हो सकता है, जैसे दिव्या किसी क्षेत्र विशेष के बिंब को उभारने वाला भी हो सकता है, जैसे महिला आंचल रचना को निर्धारित करने वाली विशेष स्थिति का प्रतीक भी हो सकता है, जैसे आषाढ़ का एक दिन और किसी खास संकल्पना, विचार या प्रघटना के माध्यम से रचना के संपूर्ण प्रभाव का बिंब भी हो सकता है, जैसे भोज या गोदान, महाभोज या गोदान। गोदान शीर्षक की सार्थकता के कई कारण है। सर्वप्रथम पूरी रचना गाय पर केंद्रित है। गाय वह प्रतीक है जिसके माध्यम से एक साधारण किसान के जीवन की आर्थिक सामाजिक त्रासदी को व्यक्त किया गया है। कथानक का आरंभ एवं अंत इस बात का संकेत करता है। आरंभ में प्रेमचंद कहते हैं, हर सरल गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गौ की लालसा चिरकाल से संचित चली आ रही थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चयन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। रचना का आरंभ इस छोटी सी महत्वाकांक्षाएं से हुआ है और रचना का अंत इस महत्वाकांक्षा के पूरा न हो पाने की त्रासदी से हुआ है।
अपनी मृत्यु का आसन्न देखकर होरी का कथन है, मेरा कहना सुना, माफ करना धनिया, अब जाता हूँ, गाय की लालसा मन में ही रह गई। कथानक की शुरुआत एवं अंत ही नहीं बल्कि उपन्यास की संपूर्ण संरचना किसी न किसी रूप में गाय से ही जुड़ी है। गोदान कृषक जीवन की गाथा है, जहाँ आर्थिक एवं सामाजिक संदर्भ अलग अलग नहीं होते बल्कि आसपास से जुड़े होते हैं। गाय इन आर्थिक सामाजिक स्थितियों व आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई है। गाय के प्रति होरी के मन में दो भाव हैं, आर्थिक व सामाजिक। आर्थिक इच्छा वह पर छाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस कर रहा जाता है, बछवे भी अच्छे बैल निकालेंगे, 200 से कम की गोई न होगी। सामाजिक इच्छा गौ से ही तो द्वार की शोभा है, सवेरे गौ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना है। गाय की यह इच्छा मात्र होरी की नहीं है बल्कि हर कृषक की है, और गाय न खरीद पाने की मजबूरी भी केवल उसकी नहीं है, हर किसान की है। जमींदार एवं साहूकार वर्ग ने धर्म, मर्यादा और बिरादरी के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था बुनी है जिसमें किसान सिर्फ जिंदा रह सकता है, आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकता। इस आर्थिक अभाव एवं गाय की आकांक्षा के अंत विरोध के कारण गोदान की त्रासदी निर्मित होती है। वह बिना धन दिए भी गाय को ले आना चाहता है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। होरी का मन उन गायों को लेकर लालचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। होरी आर्थिक अभाव के बावजूद गाय की व्यवस्था करता है। इसी गाय की ईर्ष्या के कारण हीरा उसे जहर देता है और होरी का जीवन संकटग्रस्त होने लगता है। गाय को लाने की प्रक्रिया में ही गोबर झुनिया से मिलता है। झुनिया घर छोड़कर आती है और पंचायत में जुर्माना होता है। इसी का अगला चरण यह भी है कि गोबर नजर न मिला पाने के कारण शहर भागता है और धीरे धीरे शहर का ही हो जाता है। कुल मिलाकर होरी की त्रासदी के सारे सूत्र कहीं तार्किक रूप में तो कहीं संयोग से गाय की महत्वाकांक्षा से ही जुड़े हैं। यह स्पष्ट है कि संपूर्ण कथानक गाय की आकांक्षा पर केंद्रीय है, किंतु गाय पर केंद्रीय होना गोदान की धारणा का पर्यायवाची नहीं है। प्रेमचंद ने इसे गोदान ही क्यों कहा, इसका उत्तर उपन्यास की परिणति में खोजा जा सकता है। यह रचना सिर्फ महत्वाकांक्षा पूरी न होने की त्रासदी नहीं है बल्कि दोहरी त्रासदी है। यह दोहरी त्रासदी इसलिए है कि जो व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करते हुए एक गाय नहीं खरीद सका, उस व्यक्ति की मौत के बाद भी धर्म, मर्यादा और बिरादरी उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके परिवार से अपेक्षा करती है कि वह गाय का दान करे। यही इस उपन्यास की केंद्रीय विडंबना है। उपन्यास यही बताना चाहता है कि किसान की मूल समस्या जमींदारी एवं साहूकार नहीं है बल्कि मर्यादा एवं बिरादरी की है, क्योंकि इन्हीं से प्रभावित होने के कारण किसान अपने शोषण एवं क्रमिक मृत्यु को स्वीकारता है। यहाँ प्रतीकात्मक स्तर पर गोदान की धारणा संपूर्ण मर्यादा, बिरादरी और परंपरा को व्यक्त करती है और धनिया के माध्यम से प्रेमचंद ने इसी पर चोट करवाई है। इस दृष्टि से रचना एक त्रासदी अंत के बावजूद एक सुंदर भावना छोड़कर खत्म होती है और बेहद गरीब व्यक्ति दमन मूलक धार्मिक परंपराओं का विरोध किसी प्रकार कर सकता है। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले। और कई आवाजें आई, गौदान करा दो। अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सूतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली, महाराज घर में गाय है, न बचिया न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनको गौदान है। इसी प्रकार गोदान का कथा नक गाय की आकांक्षा से शुरू होकर गौदान की विडंबना पूर्ण मांग पर समाप्त होता है। रचना के अंत में गौदान की परंपरा होरी की त्रासदी को और गहरा बनाती है। इसी दृष्टि से यह नामकरण सचमुच पूरी रचना के घनीभूत प्रभाव को धारण करने में सक्षम है। अतः यही इस उपन्यास का
सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। समकालीन विमर्शों के परिप्रेक्ष्य में गोदान का मूल्यांकन करें। सिर्फ रूपरेखा। कोई भी अच्छी साहित्य कृति कालबद्ध नहीं होती, बल्कि काल परिवर्तन के साथ नए तरीके से अर्थवान होती चलती है। इसमें यह भी निहित है कि जैसे जैसे समाज का दृष्टिकोण बदलता है, वैसे वैसे हर ऐतिहासिक रचना का पुनः मूल्यांकन उस नई विचार दृष्टि के आलोक में होता है। नारी विमर्श और दलित विमर्श 1960 के दशक तेजी से साहित्य में उभर हैं। उन्होंने साहित्य के संपूर्ण इतिहास का पुनर्लेखन अपने नजरिए से करने की कोशिश की है। ऐसे में यह लाजमी है कि गोदान को भी इन्हीं विमर्शों के नजरिए से मूल्यांकन का विषय बनाया जाए। नारी विमर्श का दावा है कि नारियां ही नारियों की समस्याओं की प्रमाणित प्रस्तुति कर सकती हैं, क्योंकि भोगा हुआ यथार्थ सोचे हुए यथार्थ से ज्यादा प्रमाणित होता है। गोदान पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि लेखक ने नारी समस्या के विभिन्न रूप पूरी संवेदनशीलता के साथ उठाए हैं। दहेज, मेल विवाह, विधवा समस्या, धनिया की विद्रोही चेतना, मिस्टर खन्ना का शोषण, वीमेंस लीग के प्रसंग। किंतु कुछ नारीवादी आलोचकों को शिकायत है कि प्रेमचंद ने नारी के संबंध में गलत आदर्शों का प्रतिपादन किया है। उदाहरण के लिए मिस्टर मेहता मिसेज खन्ना को विद्रोह के लिए नहीं उकसाते, बल्कि उनकी अन्याय सहन की ताकत की प्रशंसा करते हैं। मिस्टर मेहता का वीमेंस लीग में भाषण उभरती हुई नारी अधिकार चेतना को खारिज करने की कोशिश है। प्रेमचंद मालती का आदर्श व्यक्तित्व इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि नारी का सहज व्यक्तित्व खारिज हो जाता है। दमड़ी बसोर का ही होरी से कहा गया यह कथन भी नारी के विरुद्ध प्रतीत होता है। बड़ी न किस जात है महतो किसी की नहीं होती, औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे नहीं वह काबू में नहीं रहती। दलित विमर्श के समर्थकों ने प्रायः प्रेमचंद को कटघरे में खड़ा किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रेमचंद जातिवादी चेतना से मुक्त नहीं थे। रंगभूमि और कफन जैसी रचनाओं पर यह आक्षेप प्रबल रूप से हुआ है। गोदान भी उसका अपवाद नहीं है। गोदान में कहीं कहीं जातीय शब्द का प्रयोग इस प्रकार से किया गया है कि जातीय अंतराल साफ नजर आता है। उदाहरणतः रूपा एक स्थान पर सोना को कुछ इस प्रकार चिढ़ाती है। रूपा ने उंगली मटका कर कहा, ए राम सोना चमार, ए राम सोना चमार। इस प्रकार पंडित दाता दीन निम्न जाति के कुछ इस प्रकार जहर उगलते हुए नजर आते हैं। नीच जात जहां पेट भर रोटी खाई और डेढ़ चले। इसी से तो स्तरों में कहा है, नीच जात लतियाई। अच्छा, वस्तुतः प्रेमचंद को इन कथनों के आधार पर जातिवादी कहना बेहद गलत होगा। पंडित दाता दीन घोर जातिवादी व्यक्ति है, इसीलिए उनके मुंह से ऐसी बातें कहलवाना कथानक योजना की दृष्टि से स्वाभाविक है। रूप के माध्यम से यह कथन इसलिए कहलवाया गया है ताकि वह दिखा सके कि बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में ही उनके मन में जातिवादी पूर्वाग्रह कैसे जहर की तरह घुल जाते हैं और मासूम बच्चों जो जाति या अर्थ भी नहीं समझते जातीय पूर्वाग्रह से निर्मित भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। प्रेमचंद की जाति दृष्टि देखनी हो तो सिलिया का प्रसंग ज्यादा महत्वपूर्ण है। माता दीन और सिलिया का अंतर जातीय प्रेम प्रसंग तत्कालिक गांधीवादी आग्रह का परिणाम है, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी लगातार अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दे रहे थे। इसी प्रकार सिलिया के परिवार का विद्रोह तेवर उस समय उभरती हुई दलित चेतना का परिणाम है, जो डॉक्टर अम्बेडकर आदि दलित चिंतकों के नेतृत्व में पनप रही थी। निष्कर्ष, दरअसल आज भी किसी ऐतिहासिक रचना को वर्तमानकालीन विमर्शों की निगाह से परखा जाता है तो उसके महत्व में दरार पड़ना तय होता है। यह समस्या रचनाकार की नहीं बल्कि परिवर्तन की है। तब भी यह तो मानना ही होगा कि नारी और दलित विमर्शों का आंच भी गोदान को कमजोर सिद्ध नहीं कर पाती। प्रेमचंद अपने समय से आगे ही खड़े हुए नजर आते हैं। गोदान का दोहरा कथानक या समानांतर शिल्प
कई आलोचकों ने गोदान के कथानक में बिखराव की समस्या का जिक्र किया है। उनका मानना है कि गोदान में एक नहीं दो स्वायत्तता कथाएं हैं, एक ग्रामीण जीवन की, दूसरी शहरी जीवन की। उनके अनुसार प्रेमचंद इन कथाओं की जोड़ नहीं सके हैं, इसीलिए गोदान का कथानक बिखर गया है। वस्तुतः जहाँ तक दो कथाओं की बात है, ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद ने गोदान में पहली बार ऐसा प्रयोग किया है। उनके आरंभिक उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, प्रतिज्ञा व गबन में एक ही कथा दिखती है, किंतु बाद के लगभग सभी उपन्यासों जैसे प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि तथा गोदान में एक से अधिक कथाएं मिलती हैं। इसके बाद भी यह ध्यान रखना जरूरी है कि कथानक के बिखराव का प्रश्न सिर्फ गोदान के संबंध में उठाया गया है। रचना में बिखराव है या नहीं, इसका फैसला इस आधार पर होगा कि गांव व शहर की कथाओं को जोड़ने के लिए प्रेमचंद ने किस प्रकार के संपर्क सूत्र का नियोजन किया है। पहले यह देखना होगा कि संपूर्ण सूत्र कितने हैं, फिर यह कि संपर्क सूत्र की आवृत्ति कितनी है, और यह भी कि संपर्क सूत्र का गुणात्मक प्रभाव कैसा है। गांव व शहर की कथा को जोड़ने वाले 3 ही संपर्क सूत्र हैं, राय साहब, गोबर और मेहता मालती। कुल 86 पात्रों में से केवल 3 ही पात्र को का संपर्क सूत्र बन पाना निश्चित रूप से कम प्रतीत होता है। इसके बाद भी यदि संपर्कों की आवृत्ति व गुणात्मक प्रभाव बेहतर होता तो कथानक बन सकता था, पर ऐसा भी नहीं हुआ। जहां तक आवृत्ति का प्रश्न है, राय साहब सिर्फ एक बार गांव में दिखे हैं, धनुष यज्ञ के प्रसंग में। मेहता व मालती 2 बार गांव आए हैं, पहली बार धनुष यज्ञ प्रसंग में और दूसरी बार घूमते हुए। गोबर 2 बार गांव से शहर गया है और लौटा भी, लेकिन उसका भी आना जाना इतना ज्यादा नहीं है कि सिर्फ उसके सहारे दोनों कथाएं जुड़ जाएं। जहां तक संपर्कों की गुणवत्ता का प्रश्न है, वह भी कमजोर ही है। मेहता व मालती का गांव में दोनों बार आना इस प्रकार हुआ है कि दोनों ही प्रसंग कथानक की जरूरत से नहीं उपजित बल्कि थोपे हुए प्रतीक होते हैं। राय साहब सिर्फ धनुष यज्ञ के मौके पर गांव में दिखे हैं, पर यहाँ भी उनका ध्यान गांव पर कम, अपने शहर मेहमानों पर ज्यादा है। गोबर के माध्यम से जरूर कथाएं कुछ हद तक जुड़ पाई हैं, पर उसका प्रभाव भी कथानक को बहुत अधिक संभाल नहीं पाया है। कथानक ने के इस बिखराव को देखते हुए विभिन्न आलोचकों ने अपने अपने नजरिए से गोदान की समीक्षा की है। कुछ आलोचकों के नजरिए में दोहरा कथानक एक दोष है। शांति प्रिय द्विवेदी को शहरी कथा के प्रसंग क्षेत्रपक जैसे नजर आते हैं, तो बापू गुलाब राय का मानना है कि गोदान में ग्रामीण कथा ही आधिकारिक कथा है, जबकि शहरी कथा प्रासंगिक होकर गई है। बाद के आलोचकों ने इसे दोहरे कथानक या समानांतर कथानक को शिल्पगत दोष नहीं माना और दूसरे नजरिए से मूल्यांकन किया। नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार नदी के 2 तट परस्पर असंबद्ध दिखते हैं पर होते नहीं, क्योंकि उन्हीं के बीच से जलधारा बहती है, उसी प्रकार ग्रामीण व शहरी कथाएं असंबद्ध दिखती तो हैं पर उन्हीं के बीच से भीतर जीवन की विशाल धारा बहती है। नंदुलाल वाजपेयी ने इसी प्रयोग को न प्रशंसा की निगाह से देखा, न ही निंदा की निगाह से। उनके अनुसार गोदान के शहरी व ग्रामीण पात्र एक बड़े मकान के 2 खंडों में रहने वाले 2 परिवार के समान हैं, जिनका एक दूसरे के जीवन क्रम में बहुत कम संपर्क है। वे कभी कभी मिल लेते हैं, कभी कभी झगड़ भी लेते हैं, किंतु दोनों ही स्थितियों में उनमें अस्थायी संबंध नहीं बनता। परमानंद श्रीवास्तव ने कथानक के इस बिखराव पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। वे लिखते हैं, गोदान की रचना या बनावट में जो फांक दिखाई देती है, शहर और गांव की कहानी के सहचार या समीक्षाकरण के कारण वही इस उपन्यास की चरित्र विशिष्टता भी है तथा उसका ऐतिहासिक सामाजिक आधार भी है। प्रश्न उठता है कि प्रेमचंद ने 2 कथाएं क्यों रखी हैं। यह मानना कठिन प्रतीत होता है कि प्रेमचंद जैसे लेखक जो गोदान में अपनी रचनाशीलता के चरम स्तर पर था, यही नहीं समझ सका कि कथानक में बिखराव और प्रतीक होता है कि प्रेमचंद ने रणनीतिक रूप से 2 कथाओं को रखा है और उनमें संपर्क भी जानते
बूझते ही कम दिखाया है। ऐतिहासिक आधार पर देखें तो गोदान में गांव और शहर में उतना ही संपर्क है जितना 1936 के भारत में सचमुच गांव और शहर में था। उस समय नया नया शहरीकरण होने लगा था। गांव के कुछ मजदूर व कुछ जमींदार वर्ग के लोग शहर में रहने लगे थे, किंतु शहर व गांव के आम आदमी में प्रत्यक्ष संबंध का अभाव ही था। इसी अभाव का प्रस्तुतिकरण कथानक की असंबद्धता से ही हो सकता था। इन नजरिए से देखें तो दोहरा कथानक या समानांतर शिल्प गोदान की समस्या नहीं, रणनीति उपलब्धि है। शहरी कथा की आवश्यकता। एक प्रश्न और उठ सकता है कि यदि प्रेमचंद होरी के माध्यम से एक साधारण भारतीय किसान की त्रासदी दिखाना चाहते थे तो शहर की कथा को लाने की जरूरत ही क्या थी। केवल ग्रामीण कथा दिखाकर कथानक को सघन बनाए रखते हुए वे पाठक पर ज्यादा प्रभाव पैदा कर सकते थे। वस्तुतः प्रेमचंद जानते थे कि शहरी कथा की उपस्थिति कथानक को ढीला ढाला बना सकती है, तब भी कुछ प्रमुख कारणों से उन्होंने शहरी कथा को रखा है। प्रेमचंद शोषण की प्रक्रिया को समग्र रूप में दिखाना चाहते थे। किसान का शोषण केवल ग्रामीण संदर्भों में होता था ऐसा नहीं है। जमींदार के करिंदे व साहूकार तो गांव में नजर आते हैं, किंतु जमींदार शहर में रहता है और जमींदार खुद किसी शोषण तंत्र का हिस्सा है। इसका खुलासा शहर में ही हो सकता है तथा गोदान में लोकतंत्र और प्रशासन पर जो व्यंग किए गए हैं वे भी इसी योजना के अंश हैं। प्रेमचंद अपने समय के संक्रमण की पीड़ा को व्यक्त करना चाहते थे। वे ऐसे समाज में थे जहां समानतावाद की कोख में पूंजीवाद जन्म ले रहा था। इन दोनों व्यवस्थाओं के लक्षण दिखाने के लिए जरूरी था कि वे गांव की कथा के समक्ष गहरी कथा को रखें, जिससे महाजनी सभ्यता के तत्व दिखाए जा सके। प्रेमचंद यह भी दिखाना चाहते हैं कि गांव व शहर दोनों ही स्थिति में निम्न वर्गीय किस प्रकार शोषण का शिकार होता है। जब गांव का कोई युवक धन कमाने के लिए शहर जाता है तो वहां की घुटन भरी स्थितियां कैसे उसे अपने आप में अजनबी बना देती हैं। वे स्पष्ट दिखाते हैं कि होरी व गोबर दोनों अलग अलग व्यवस्थाओं के शोषित हैं। होरी सामंतवाद का तो गोबर पूंजीवाद का। डॉक्टर रामविलास शर्मा की भाषा में कहें तो प्रेमचंद मेहनत की दुनिया और मुनाफे की दुनिया में अंतर विरोध भी दिखाना चाहते थे। यह तभी संभव था जब एक ओर होरी जैसा चरित्र हो तो दूसरी ओर मिस्टर खन्ना जैसे। होरी जीवन भर अपनी बुनियादी जरूरतों व एक छोटे से सपने के लिए संघर्ष करता है, किंतु अंततः शोषण तंत्र से पराजित होकर दम तोड़ देता है। इसके विपरीत खन्ना जैसे आदमी जो सिर्फ 10 साल पहले बैंक में क्लर्क था, सिर्फ स्पेकुलेशन के बल पर लखपति बन गया है। प्रेमचंद अपने आदर्शवाद से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सके हैं। उनमें कहीं न कहीं आदर्श व्यक्त करने की इच्छा बची हुई है। यह उन्हीं चरित्रों के माध्यम से हो सकता था जो प्रबुद्ध वर्ग के हों। मेहता व मालती जैसे चरित्र इसी कारण आए हैं। मिसेज खन्ना को भी विशेष नारी आदर्श के प्रतिपादन के लिए ही इतना महत्व दिया गया है। प्रेमचंद गोदान को भारतीय जीवन के महाकाव्यात्मक उपन्यास के रूप में रचना चाहते थे। इसके लिए जरूरी था कि ग्रामीण भारत के साथ साथ शहरी भारत भी रचना में उपस्थित हो।